प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ फिर से श्री डॉक्टर राजीव मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय सर का। सर डॉक्टर हैं, लंदन एनएचएस में प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। साथ में लेखक हैं, आपकी किताब आ चुकी है विशैला वामपंथ, और साथ में आप डेली की घटनाओं पर और समाजवाद पर बहुत तगड़ी पकड़ रखते हैं और उसका बुरा असर सोसाइटी पर होता हुआ देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में जागरूकता प्रदान करते रहते हैं बहुत सारे माध्यमों से। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर है, यह भी सर का एक माध्यम है, और फेसबुक पर अपने लेख के लिए काफी प्रसिद्ध है। इनके लेख जरूर पढ़ेंगे चाहिए। तो सर का जो लेखन है उसका जो लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। दर्शकों, विषय हमारा यह है, एक अभी कल खबर आई कि बिहार में एक बिजनेसमैन को गोली मार दी। 6 साल पहले उसके बेटे को गोली मारी गई थी, अब कल उसको गोली मार देगी। क्या होता यदि, और कोई बहुत चर्चा नहीं हुई, बात आई गई हो गई, ऐसा ही हो गया। क्या होता यदि इस हत्या की खबर है कुछ ऐसी होती कि एक राजपूत को या एक यादव को किसी ठाकुर ने गोली मार दिया, किसी और समाज के लोग ने गोली मार दी, तो शायद बात थोड़ी और बड़ी हो जाती, क्योंकि बात जातीयता की आ गई थी। तो मैं सर से जानना चाह रहा हूँ कि सर ये क्या है? ये एक व्यापारी है, उसकी उतनी इज्जत भी नहीं है, उसकी उतनी जान की भी कीमत नहीं है, और शायद उसके द्वारा कमाए हुए पैसे की भी कोई कीमत नहीं है समाज में। समाज कैसे देखता है सर? जी, आप सोचेंगे कि बिहार में ऐसी एक घटना हुई, एक व्यापारी को गोली मार दी गई और इससे लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न पर आउटरीच खड़ा होगा। लोग विरोध करेंगे, लोग सरकार से सवाल पूछेंगे, लोग अंदर देखेंगे कि हमारा समाज कैसा है और किधर जा रहा है और यह कौन सी प्रवृत्ति है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यह एक डेली रूटीन की खबर है जिसको लेकर कोई आउटरीच नहीं होने वाला और पब्लिक के मन में कोई बहुत महत्व की घटना नहीं दिखाई देगी। उन्हें लगेगा यह उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के जीवन का मामला है एंड इट इज समथिंग दैट अफेक्ट्स हिम। वहीं दूसरी ओर, जैसा आपने उदाहरण दिया कि अगर इसका एक जातीय एंगल निकल कर आता, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम यादव, अगड़ी जाति बनाम दलित, कोई एंगल निकल कर आता तो पूरा समाज आउटरीच करता और नेशनल खबर हो जाती। तो क्या सचमुच यह घटना लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करती है? दूसरी तरफ देखें, खबर आती है कि बिहार से लड़के लोग उठकर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुंबई जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं और वहां दुर्व्यवहार झेलते हैं और उसका विरोध करते हैं। मैं उस दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो लोग उस बात पर इतना आउटरीच करते हैं उनके मस्तिष्क में भी यह प्रश्न नहीं आता कि क्या कारण है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन उन लोगों की कोई परवाह नहीं करते जो उन्हें बिहार में रोजगार दे सकते थे। अर्थशास्त्र का एक बहुत ये साधारण बड़ी सा बात है सर, सूत्र वे मिस ये कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, मुकर्रर एक बार फिर कहा जाए साहब। क्या कारण है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, लात खाते हैं, मार खाते हैं, वहीं रोजगार भी पाते हैं, लेकिन बिहार के अंदर उन लोगों की कोई इज्जत नहीं करते जो उन्हें यहीं पर रोजगार दे सकते थे, जो समाज को इकोनॉमिक प्रोग्रेस दे सकते थे। व्यवसायी की कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। यदि आपने अपना पैसा व्यवसाय से कमाया है तो आप फेयर गेम है। आपसे चंदा लेने के लिए राजनीतिक दल भी खड़े होंगे, आपसे उगाही के लिए लोकल गुंडे भी खड़े होंगे और समाज परिवार में भी आपकी कोई उतनी इज्जत नहीं होगी जितनी
आपसे बहुत कम पैसे कमाए हुए एक ऐसे व्यक्ति की इज्जत होती जिसने वो पैसे आईएएस, आईपीएस या थानेदार या सचिवालय का चपरासी तक रहते हुए कमाए। हमने सचिवालय के क्लर्क के 5 मंजिले मकान देखे हैं पटना में, तो उसकी समाज में अधिक इज्जत है। हमारे मोहल्ले में ऐसे एक व्यक्ति के नाम से सड़क है, पटना में कंकड़बाग में एक सड़क है। वो सड़क किसकी है? तो वे सचिवालय के में कर्मचारी हैं और मोहल्ले में रहते थे। उनका 5 मंजिला मकान था, तो घर के आगे की सड़क बनने का समय आया तो उन्होंने सड़क को पास करवाया सरकार से। कंकड़बाग उन दिनों नया नया बस रहा था, इस शर्त पर कि उस सड़क का नाम मेरे नाम पर होगा। तो हर किसी की ऐसे व्यक्ति के पैसे की बहुत इज्जत है जो करप्शन से आया है। लेकिन संपन्न होने का जो एकमात्र रास्ता, वैलिड रास्ता है, जायज रास्ता है, वैध रास्ता है, वह है रोजगार, वह है व्यवसाय। रोजगार में आप बहुत संपन्न नहीं हो सकते, आप व्यवसाय में संपन्न हो सकते हैं। लेकिन समाज में व्यवसाय से कमाए हुए पैसे की वह इज्जत नहीं है। और मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, यह एक नेशनल ट्रेंड है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पर एक नेशनल ट्रेंड है कि अगर आपके पैसे करप्शन से आए हैं तो उस पैसे की अधिक इज्जत है उसके मुकाबले जो अगर आपने व्यवसाय से कमाए हैं। मैं कहता हूं दुकानदार की कमाई की इज्जत नहीं है, रंगदार के कमाई की बहुत इज्जत है। ऐसा क्यों है और वह कौन सा अंडरलाइंग फैक्टर है जो समाज को यह मनोवृत्ति देता है? क्या इसमें जो फिल्मों ने या कहानियों ने या लेखकों ने या इन लोगों ने जो बार बार कहा कि व्यापारी चोर है, काला बाजारी बिना किए व्यापारी अमीर नहीं हो सकता, व्यापारी तो शोषण करता है, लूटता है, ये जो वामपंथ ने सदैव ये बहुत बुरी तरीके से चारों तरफ से घेर के, क्या दसों दिशाओं से घेर करके हमारे दिमाग में यह पेवस्त करने की कोशिश की, इसका भी योगदान समझते हैं? बिल्कुल, ये समाज में ही ये मानसिकता थी जी, उसी मनोवृत्ति का प्रोडक्ट है। अगर आपने अपना पैसा व्यवसाय से कमाया तो आपने सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन अगर आपने उतना ही पैसा अगर थानेदार होकर कमाया तो इससे यह पता चलता है कि आपका पावर कितना है, आपके पास कितने पावर्स हैं जिनको मोनेटाइज करके, जिसके बदले में घूस लेकर आप इतने पैसे कमा सकते हो। अगर आपने अपना पैसा क्राइम से कमाया तो उसकी बहुत इज्जत है। अगर आप लोकल रंगदार हो, लोकल गुंडा हो, आप साथ में बिजनेस भी करते हैं लोग उसको ढकने के लिए, या बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे हैं, बिहार की ही बात करें अगर, तो बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे हैं जो आप बिना गुंडा हुए चला ही नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप बिना रंगदारी के नहीं चला सकते, चलने नहीं देगा कोई। ठेकेदारी, माइनिंग, हाँ, ठेकेदारी, खान का काम, स्क्रैप का काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको एक लेवल ऑफ ये रखना पड़ेगा। तो वैसे में खेमका जी जैसे व्यवसायी 6 साल पहले किसी ने उनके बेटे को गोली मार दी तो उनके पास यह क्षमता नहीं होगी कि जिन्होंने उसे गोली मारी उससे वे बदला ले सके। उन्होंने उसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया होगा। तो ऐसे में आप अगर सिर्फ एक व्यवसायी हैं और उसके पीछे आपके पास बल नहीं है, सिर्फ धन है, धन के साथ जो बल आता है, धन बल जिसे कहते हैं, बल नहीं है, सिर्फ धन है, और आप उसको पावर में ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो आपकी इज्जत नहीं है। तो यह चीज कहां से आती है? देखिए, पूंजीवाद और समाजवाद में एक बहुत मूलभूत अंतर है। बहुत सारे लोग, या बहुत कॉमन क्लीशे है कि दोनों बुरे हैं, हमें एक सनातन की व्यवस्था चाहिए। मैं उस क्लीशे के फेर में नहीं पढ़ूंगा। पूंजीवाद और समाजवाद में जो फंडामेंटल अंतर है वह यह है कि किसी भी संसाधन का बंटवारा कैसे होगा, किसे क्या मिलेगा, इसका फैसला पूंजीवाद में पैसे से होता है। कुछ लोग इसे
अनफेयर मानते हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आपने पैसा फेयरनेस से कमाया है, अगर आपने पैसा ईमानदारी से कमाया है, आपने मेहनत से कमाया है, तो आपको पूरा अधिकार है कि उस पैसे के बदले आपको वह मिले जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने किसी को कुछ दिया है, उसके बदले में आपको पैसा मिला है। आपने कोई सेवा प्रदान की है, आपने कोई वस्तु प्रदान की है, आपने सोसाइटी को कुछ दिया है, बदले में सोसाइटी ने आपको पैसे दिए हैं। अब आपका अधिकार है कि आपने जो दिया है उसके बदले में आपको जो चाहे वो ले सकें, ऑन प्रायोरिटी, हेड ऑफ समवन एल्स, जितने उतना नहीं दिया है जितना आपने दिया है। तो धन के आधार पर होने वाला ट्रांजैक्शन न सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि एथिकल है। प्रैक्टिकल साइड क्या है? अगर आप यह तरीका नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज जो एक से ज्यादा लोगों को चाहिए, जितनी उपलब्ध है उससे अधिक लोगों को चाहिए, उसको वितरित करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप कहें कि हम सब में बांट देंगे। तो कौन बांटेगा? जो बांटेगा वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपने क्या किया? संसाधनों का बंटवारा पैसे की बजाय करने की बजाय, पैसे से करने की बजाय पावर से करने का फैसला किया। तो एक समाजवादी तंत्र में, जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो यह निर्णय लेती है कि किसको क्या मिलेगा, इस एक्सक्यूज पर, इस बहाने से कि भाई हम सबको बराबर बांटना चाहते हैं, तो आप बराबर नहीं बांटना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आप लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटना चाहते हैं। तो किसकी क्या आवश्यकता है इसका निर्णय आप करेंगे कि उसको अधिक आवश्यकता है इसलिए मैं उसे दे रहा हूं, इसका निर्णय आप करेंगे। तो यह जो पावर आपके हाथ में आया, इस पावर, यह पावर जो है वह करेंसी है। तो समाजवाद की करेंसी पावर है, पूंजीवाद की करेंसी पैसा है। तो इसलिए एक समाजवादी तंत्र में पावर की अधिक वैल्यू है। जी। और सर अक्सर देखा यह गया है कि जो बांटने का अधिकार रखता है उसकी स्वयं की आवश्यकताएं बहुत होती हैं, उसकी स्वयं की लाइफ, आय से अधिक संपत्ति, सब कुछ होता है जो बांटने का अधिकार रखता है। और इसी प्रक्रिया में वह, उसके सारे पाप भी क्षम्य हो जाते हैं। समर्थ को नहीं गो सोसाई, क्योंकि वो बांट सकता है, बांट रहा है। क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल यूपी में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी ही जब पार्टी है, पार्टी ही समाजवादी है, तो बांटने का अधिकार रखते हैं, चाहे 100 रुपया भत्ता देना हो, 1000 रुपया भत्ता देना हो, या माइनिंग के लाइसेंसेस देना, कुछ भी देना। तो उनका स्वयं की जीवन की लाइफस्टाइल सर, वो मतलब 2.5 लाख की साइकिल से नीचे नहीं उतरते हैं। वो साइकिल भी चलते तो 2.5 लाख की होती है। यह उनकी आवश्यकता है, पर बाकी लोग को बाकी की आवश्यकताएं वो निर्धारित करते हैं। तो ये एक आपने बड़ी सही बात बताई सर। मैं, चूंकि दर्शकों को लग सकता है कि मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर आपकी बातों से बड़े विचार पैदा होते हैं कि जैसे आपने बताया रंगदारी, जो धन बल से आया है। जैसे वो गालिब का शेर है ना कि जब आंख से ही ना टपका तो वो लहू क्या है। तो जो पैसा दूसरे की जेब से नहीं आया वो पैसा नहीं है भाई, तुम अपने अकाउंट से कैसे निकाल के ले आए। वो ये थोड़ी माना जाएगा कि अपने ही अकाउंट से, एटीएम से गए, कार्ड से पैसा लेके चले। दूसरे की जेब से निकाला हुआ पैसा जो है वह पैसा है, उसकी कुछ अहमियत है, शायद उसकी कुछ, क्या ये भी मानसिकता है, ये समाज की भी मानसिकता है कि जो निकाल रहा है दूसरे की जेब से वो तो ठीक है सर, बाकी समाज इसको क्यों ऐसा अहमियत दे रहा है? जी, एक तो यह विचार है कि पैसा भाई लिमिटेड है, या साधन लिमिटेड है, संपत्ति लिमिटेड है। समाजवाद के पास यह कंसेप्ट नहीं है कि संपदा का उत्पादन होता है, वेल्थ कैन बी क्रिएटेड। वो हमेशा बात करते हैं वेल्थ नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इसके पीछे यह विचार है कि वेल्थ तो उतना ही है, फिक्स है, संसाधन सीमित है, इसलिए सब में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि कारें जो पहले नहीं थी आज सड़कों पर आई हैं क्योंकि किसी ने बनाई है। कंप्यूटर जो पहले नहीं था वह आज है क्योंकि किसी ने बनाया है। वह सब संपदा है। आप जितनी चीजों के प्रयोग से धरती पर जीवित हैं वह हर चीज संपदा है। अस्पताल नहीं थे, बन गए, वह संपदा है। तो वेल्थ इज क्रिएटेड। यह नहीं समझ में आता लोगों को। वे सोचते हैं वेल्थ इज लिमिटेड एंड इफ समवन हैज गॉट मोर इट मस्ट बी हैव बीन टेकन फ्रॉम समवन एल्स। तो जिन्हें यह लगता है, उन्हें इसमें कोई शिकायत नहीं होती है
कि दूसरों से ले लें। उनको लगता है कि भाई संपदा और संपत्ति का यह नेचर ही है कि एक से लेकर ही दूसरे को दिया जा सकता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति से लेने की क्षमता की बहुत कद्र है। आप अगर आपका विचार यह है कि संपदा का उत्पादन का आपको कंसेप्ट नहीं है, तो आप उत्पादक की कद्र नहीं करेंगे, आप उस व्यवसायी की कद्र नहीं करेंगे, इंटरप्रेन्योर की कद्र नहीं करेंगे जो वेल्थ को क्रिएट कर रहा है। वो कैसे वेल्थ क्रिएट करता है? वेल्थ तो मजदूर क्रिएट करता है। यह बहुत एक स्टेटमेंट है, इस पर भी आएंगे। लेकिन जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है उसकी कद्र नहीं है, लेकिन जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि वेल्थ क्रिएट हो रहा है, तब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो करेंसी जो है वह पावर है। इकोनॉमिक्स की बहुत गहरी बातें हो जाएंगी अगर हम कहें कि लेबर ऑन इट्स ओन कैन इट क्रिएट। अगर ऐसा होता कि लेबर ही वेल्थ क्रिएट करता तो अफ्रीका में वेल्थ की कमी नहीं होनी चाहिए थी, बहुत लेबर है भाई। क्यों अमेरिका अमीर है? अमेरिका में तो लेबर की भी कमी है। सर बिहार में फिर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, सारे देश का लेबर वहां से जा रहा है। आप बिहार से तो पूरी दुनिया को लेबर दे रहे हो। खुद ही अमीर हो जाना था अगर लेबर ने ही वेल्थ क्रिएट करना था। तो यह फैलेसी, इस फैलेसी सर बिहार से क्यों सर, यूपी से भी भाई पलायन, जो किसी प्रदेश से सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ पूरे देश में यूपी से हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग पलायित हैं। तो जहां कहीं भी समाजवादी मानसिकता है, जहां भी वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट नहीं है, या लोगों को लगता है कि लेबर ही वेल्थ का सोर्स है, वो जगह गरीब है। क्योंकि लेबर वेल्थ का सोर्स नहीं है, लेबर वेल्थ का टूल है। लेबर अगर वेल्थ का सोर्स होता तो जहां ज्यादा लेबर है वो ज्यादा अमीर होता। दुनिया के जितने धनी देश हैं वहां लेबर का अकाल पड़ा है, लेकिन फिर भी वे धनी है। तो वेल्थ का सोर्स क्या है फिर सर? वेल्थ का सोर्स ह्यूमन माइंड का फ्रीडम है। मनुष्य अगर सोचने के लिए स्वतंत्र है तो उसका स्वतंत्र मस्तिष्क ऐसी चीजों को खोजकर निकालता है जो वेल्थ है। आप सोचें कि आज अरब देशों के पास इतना वेल्थ है ऑयल का, लेकिन आज से 150-200 साल पहले ऑयल की कोई कद्र थी? आप ऑयल का क्या करेंगे जानते भी थे? किसी ने उसको निकाला जमीन से और उसको इस्तेमाल करने लायक बनाया। किसी ने उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके वेस्टर्न वर्ल्ड में सस्ते में पहुंचाने का तरीका खोजा। बैरल के ऑयल को टैंकर में ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। रॉकफेलर ने अपना पूरी संपदा सिर्फ इस इनोवेशन से बनाई कि भाई अगर हम बैरल में ट्रांसपोर्ट करने के बजाय टैंकरों में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो ऑयल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ। किसी ने कारें बनाई, फोर्ड ने कारें बनाई और सस्ती कारें बनाई। तो ऑयल का तेल जिस रूप, सर सॉरी बट तेल जिस रूप में निकलता है धरती से, उस रूप में इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता। तो उसको इस्तेमाल करने योग्य भी एक प्रक्रिया रिफाइनिंग की, वो भी शायद किसी इंसानी मस्तिष्क की उपज होगी। जी वही मैं कह रहा हूं कि जिसने इसको प्रयोग करने योग्य बनाया, जिसने इसका प्रयोग खोजा, जिसने कारें बनाई, तो यह जो मस्तिष्क है जो सोचता है कि अब कारें तो बन गई, लेकिन कारें इतनी महंगी थी कि सिर्फ कुछ लोग चला सकते थे, लग्जरी थी। तो किसी ने उसको सस्ता किया तो उसका मास प्रोडक्शन हुआ, तो हर व्यक्ति के पास कार पहुंची, तो हर कोई पहले से धनी हुआ। जो चीज पहले सिर्फ राजा महाराजाओं को उपलब्ध थी या उसके पहले उन्हें भी उपलब्ध नहीं थी, वह चीज आज यहां पर एक हमारा एक कारपेंटर, एक जैनिटर, एक सफाई वाला भी चलाता है। तो वह उतना धनी है, उसके पास उतनी संपदा है उपयोग करने के लिए जितनी पहले राजाओं के पास नहीं थी। औसत आयु अगर बढ़ के चली गई है आज के दिन में तो यहाँ पर 75-80 वर्ष, तो एक गरीब का आदमी भी 70-75-80 वर्ष जीना सोच लेता है। पहले राजाओं के बच्चे 15 पैदा होते थे, 3 बचते थे, 12 मर जाते थे। तो हर किसी का जीवन बेहतर हुआ है, संपदा क्रिएट होती है। जिस समाज को इस बात का कंसेप्ट नहीं है कि संपदा क्रिएट होती है, वह सिर्फ संपदा के डिस्ट्रीब्यूशन का, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को ही करेंसी समझता है और उसके अधिकार की ही कद्र करता है। तो जो करप्शन का पैसा है वह सिर्फ पैसा नहीं है, वह इस बात का प्रतीक है कि आपके पास पावर है और आप पर नियम लागू नहीं होते।
आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हो, अपने अधिकारों को मोनेटाइज कर सकते हो, या आप क्रिमिनल हो। तो करप्शन एंड क्राइम, समाजवाद के ये दो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप संपदा के वितरण का, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार पावर से करते हो, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो पावर से, ना कि फेयर एक्सचेंज से। हमने कुछ बनाया, हमने आपको दिया, हमने आपसे लिया, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यह व्यवस्था अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे पावर सेंटर्स डिसाइड करोगे जो निर्धारित करेंगे कि किसको क्या मिलेगा। वे पावर सेंटर्स क्या करेंगे? उनके पास एक्सेस पावर होगा, वे उसे मोनेटाइज कर देंगे। अपने निर्णयों को आपके पक्ष में लेने के बदले आपसे पैसे लेंगे। वे क्या करते हैं? ऐसी व्यवस्था और क्या कहती है? वह जानबूझकर ऑब्स्टेकल्स खड़ी करती है। एक नो एंट्री शहर में लग जाता है, नो एंट्री का बैरियर लग जाता है, तो वहां खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भी मकान बनवा लेता है, क्योंकि उसके पास अधिकार आ गया कि कौन सी गाड़ी उसको क्रॉस करेगी और कौन सी गाड़ी नहीं क्रॉस करेगी। तो वो 50-50 रुपए लेके, 100-100 रुपए लेके गाड़ियों को क्रॉस करने देता है। तो आपने, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? एक बैरियर क्रिएट करती है, और उसके बाद क्या करती है? आपसे उस बैरियर को क्रॉस करने का पैसा लेती है। तो उसने एक अधिकार क्रिएट किया, एक्सेस पावर जनरेट किया, उसके बाद उस एक्सेस पावर को मोनेटाइज किया और वहां से पैसा आया। तो यह जो पैसा है, यह उसके पावर को दिखाता है। तो ब्यूरोक्रेसी, सोशलिज्म में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का राइट जो है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड जो है वो पावर है, और अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जाते हैं जो एक्सेस पावर जनरेट करते हैं, और इस एक्सेस पावर को मोनेटाइज करके जो पैसा कमाया जाता है उसकी बहुत कद्र है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रक्रिया के लाभार्थी नहीं है, जो आपका मूल प्रश्न था, जिन्हें इससे कुछ नहीं मिलता, वो इस प्रक्रिया के लाभार्थी नहीं है, लेकिन वे भी समाजवादी फिलॉसफी को सब्सक्राइब करते हैं। मेरी मां हमेशा कहती है, समाजवादी परिवार से भी है, मेरे नाना जी बहुत प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे, तो बहुत समाजवादी परिवार से हैं। तो बचपन से उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में करप्शन है, ऐसा नहीं है कि उनके मस्तिष्क में किसी से कुछ लेने की प्रवृत्ति है, लेकिन उनकी भी बहुत इनोसेंट वे में उनकी भी फिलॉसफी यही है कि भाई इतना पैसा तो कुछ गलत करके ही आता होगा। किसी के पास पैसा आप देखेंगे तो आप कहेंगे इतना पैसा तो कुछ गलत करके ही आता होगा। खाली पैसा पैसा मत करो, इतना पैसा गलत करके ही आता होगा। किसी डॉक्टर ने भी पैसा कमाया तो कहेंगे इतना पैसा तो गलत करके ही आता होगा, चाहे डॉक्टर रात में 2 बजे तक बैठ के मरीज देखता रहे। तो यहां पर करप्शन के 2 टाइप दिखाई देते हैं, और करप्शन को सपोर्ट करने वाले 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक तो जो उसके लाभार्थी हैं, और दूसरे जो उस फिलॉसफी के विक्टिम हैं, जिस फिलॉसफी की वजह से करप्शन पनपता है। वे उस फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं बिना जाने कि वे किस तरह से इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से करप्शन को समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे भी परिवार हैं बिहार में जहां इस बात की बहुत इज्जत है कि देखो कितना पावर है, दरोगा का काम करता है, इतना बड़ा मकान बनाया है, कितना पावर है, इस बात की बड़ी इज्जत है। उतना पैसा अगर आप डॉक्टरी करके करते हो, कमाते हो ना, तो उसकी इज्जत नहीं है। देखो गरीबों को लूट के कमाया है, चाहे आप 2 बजे रात तक। मेरा एक फ्रेंड है, जबकि एक्चुअली में लूट कौन रहा है सबको पता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी प्रैक्टिस है पटना में, बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत पैसे कमाए हैं उसने, और बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर है। तो 2 बजे रात को उसका कॉल आता है, मेरे यहाँ 10 बज रहे होते हैं, उसका कॉल आता है, अरे तुम जगा हुआ है? हाँ, तो अभी तो मेरा क्लिनिक खत्म हुआ है, तुम 2 बजे रात तक मरीज देखते हो, क्या करें यार बताओ ना। आप कोई मसौड़ी से आया हो इतना छोटा बच्चा को लेके, उसको हम कैसे बोल दें कि कल आना? तो प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि उसने पैसे कमाए, अब शायद उसके लिए पैसे की उतनी कीमत नहीं रह गई है,
लेकिन अब वो 200 किलोमीटर दूर से आए हुए एक ऐसे आदमी को जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया है, वो उसको नहीं कर सकता कि हम आज नहीं देखेंगे, अब तुम जाओ, उसको देखना है। लेकिन उसके पैसे की वह इज्जत नहीं होगी जितनी इज्जत उस आदमी की होगी जो दरोगा है, थानेदार है, या सचिवालय का क्लर्क है और पैसा कमाएगा, उसकी जो सर उसकी इज्जत ज्यादा होती उस आईएएस अधिकारी की, उस बाबू की, जो ऐसे 200 किलोमीटर दूर से आए हुए आदमी को कहता है जाओ कल आना, जाओ जाओ कल आना। हाँ, तो ये काम आईएएस अधिकारी कह देगा तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, पर यह काम डॉक्टर कह देगा तो उसके ऊपर उंगलियां उठ जाएंगी। तो यहां पर फिर से ब्लैक मनी के दो साइड दिखाई देते हैं। एक तो वह ब्लैक मनी है जो कि दूसरों से छीन के कमाया हुआ है, और एक वह ब्लैक मनी है जो लॉ ने क्रिएट किया है। अब मान लें वो डॉक्टर महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता है, शायद ज्यादा भी कमाता होगा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो अपनी इनकम 30 लाख बताता है और 30 लाख पे टैक्स देता है, तो उसका 70 लाख तो ब्लैक मनी हो गया। ठीक है, अब अगर वो 70 लाख को भी डिक्लेयर कर देता, अब इस 70 लाख का जो ब्लैक मनी है, यह सिर्फ उसके पास एक्सेस पैसा नहीं है, यह 70 लाख की ब्लैक मनी जो है वह उसको एक तरह की प्रतिष्ठा देगी कि भाई देखो, लॉ आप पर लागू नहीं होता, आपको लॉ से इम्यूनिटी है, आपने टैक्स नहीं पे किया, तो इससे पता चलता है कि आप कनेक्शन वाले व्यक्ति हो, आप पहुंचे हुए लोग हो। सत्ता के जिन गलियारों में ये नियम बनते हैं, आपकी वहां तक पहुंच है और आपको कोई नहीं छुएगा। लेकिन अगर यह 70 लाख भी उसने टैक्स दे दिया होता, 20 लाख रुपया 30 लाख रुपए और देकर उसने 70 लाख पे भी टैक्स दे दिया होता, तो उसके पास सिर्फ 50 लाख जो बचते, उस वह तो बिल्कुल अपना मूल्य खो देते कि तुम्हारे पैसे की, नंबर एक, तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में कैसे चला जा सकता है, तुम मूर्ख हो। दूसरे, तुम कमजोर हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ताकत होती, तुम्हारे पास कनेक्शन होते, तुम यह टैक्स देते भी क्यों? तो यह ब्लैक मनी किसने क्रिएट की? जिसने यह कहा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो आपको उसमें से 40 लाख सरकार को देने ही होंगे। क्यों देने होंगे भाई? तो हमें बांटना है, गांव में अनाज बांटना है और लोगों को मुफ्त की योजनाएं देनी है। तो लोगों को मुफ्त में देने के लिए आपने जो टैक्सेशन लगाया कि भाई आपने ज्यादा कमाया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर समवन जो घर पे बैठा हुआ है। तो यह जो, इसलिए चूंकि आप अधिक प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि आप अधिक उत्पादक हैं, आप अधिक, आपकी कीमत है, तो अब आपके ऊपर दायित्व है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप दूसरों का ख्याल रखें। न सिर्फ यह दायित्व है, अगर आप दूसरों का सचमुच में ख्याल रखते हैं और अपना टैक्स पूरा पे करते हैं तो आपकी इज्जत भी जाती है। तो यह जो लॉ है, लॉ दो तरह के ब्लैक मनी को क्रिएट करता है, दो तरह के करप्शन को क्रिएट करता है। तो मैं कहता हूं यह जो दूसरा तरह का पैसा है, जो टैक्स नहीं देकर कमाया हुआ पैसा है, या इनोसेंट ब्लैक मनी, कि आपने टैक्स नहीं दिया, दो रीजन है इसके। एक तो कि भाई आप, सरकार ने ये सारे लूप होल्स बनाए ही इसलिए हैं कि आपसे पैसे वसूले जा सके। यह तंत्र, अगर आप टैक्स पूरा दे देते हो तो आप इस तंत्र के काम के व्यक्ति ही नहीं हो, फिर आपसे घूस कैसे लेगा? तो यह इनोसेंट ब्लैक मनी है। आप, नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि आपसे पैसे वसूले जा सकें, और आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको उस तंत्र में सरवाइव करना है और उस तंत्र का फेवर लेना है तो आपको ब्लैक मनी जेनरेट करना होगा। अब आप डॉक्टर हैं, आपने ब्लैक मनी जनरेट किया, आप 4 लोगों को पैसे देके रखते हैं, लोकल थानेदार को पैसे देके रखते हैं, लोकल गुंडे को पैसे देके रखते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे का कोई अपहरण कर लेगा, किसी दिन कोई आपकी गाड़ी उठा कर ले जाएगा। पटना में खूब होता था। पटना में लालू के समय में एक डॉक्टर साहब बोले कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई, तो वो सोचे कि हम बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर साहब थे, लालू यादव खुद उनसे दिखाने आते थे, तो लालू यादव के घर चल गए। घर चले गए तो ये कहानी फेमस है। अब मुझे इसका फैक्ट्स मैं नहीं जानता, लेकिन यह कहानी फेमस है और यह कहानी फिट होती है। तो कहते हैं लोग कि गाड़ी खड़ी थी, तो बोले क्या हुआ? बोले सर मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई थी, पर तो देख रहे हैं आपके यहाँ खड़ी है। तो बुलाया, अरे तुम लोग लाया है सर का गाड़ी?
सर का गाड़ी लौटाओ, तुमको क्या जरूरत है सर का गाड़ी उठा के लाने का, तुमको अपने दे देंगे तुमको जो चाहिए। तो अब आप उन्हें नहीं, लालू ने बोला अरे कुछ दे दिला दीजिए, बच्चा लोग खाएगा पिएगा। चलो खाएगा पिएगा, तुमको अपने दे देंगे, तुमको इनका गाड़ी उठा के लाने का क्या जरूरत। तो ये अरेंजमेंट कर दिया गया। तो अगर आप अधिक उत्पादक हैं और आप ईमानदारी से पूरी निष्ठा से अपना पूरा टैक्स भरते हैं तो आप तंत्र के किसी काम के नहीं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह पूरा तंत्र हमारे जो दिया वो चाचा नेहरू ने, उनकी बिटिया ने, राजीव ने 50 साल तक इस पूरे बबूल को पानी दिया, फिर पाला पोसा, भारत के नस नस तक पहुंचाया इन्होंने और इनके तंत्र में। मैं कहूंगा कि राजीव गांधी को मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा। राजीव गांधी जब आए थे तो वे इस व्यवस्था से शायद बाहर निकलने का सोचे थे, कम से कम उन्होंने कुछ बातें कही थी जिनसे लगा था कि शायद वे इस व्यवस्था से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकारों ने कहा कि यह पंगा मत मोल लीजिए, यह महंगा पड़ेगा, तो उन्होंने नहीं मोल लिया। लेकिन इंदिरा गांधी और नेहरू जी ने तो बिल्कुल प्रयास से ऐसे समय में जब वे कोई भी व्यवस्था चाहते तो लागू कर सकते थे, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, उन्होंने जानबूझकर यही व्यवस्था चुनी क्योंकि यह व्यवस्था सबसे अधिक पावर जनरेट करती है और यह व्यवस्था सत्ता में रहने का सबसे अच्छा तरीका है। नियंत्रण जनरेट करती है, नियंत्रण जनरेट करती है, सबके लाइफ को न सिर्फ सत्ता में बैठे रहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने का मजा क्या है अगर आप लोगों के जीवन को कंट्रोल ना कर सके। तो वह जो किक मिलता है हर किसी के जीवन को कंट्रोल करने का, तो हमने अपना बचपन राशन की दुकान में 1 लीटर के राशन की लाइन में लग के काटा है कि भाई 1 लीटर के राशन मिल जाएगा, 2 किलो चीनी मिल जाएगी, तो जाके राशन की लाइन में लग जाओ। तो 2 बोरी सीमेंट की तो हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, बट लेकिन चीनी और किरासन की लाइन में हम भी लगे हैं। अरे वैशाली कॉपी, स्कूल की कॉपियां आती थी, वो इससे सरकारी दुकान में मिलती थी और हम उसकी लाइन में लगते थे और पूरे 2-2 घंटे लाइन में लगते थे तो 4 कॉपी मिलती थी। एक स्टूडेंट के लिए उसके टाइम का बेस्ट यूज यह है कि वह स्कूल की कॉपी नोटबुक के लिए 2 घंटे लाइन में लगे, लेकिन लगते थे। तो समाजवाद लोगों के जीवन पर नियंत्रण रखता है, उन्हें डिपेंडेंट बनाकर, उन्हें आश्रित बनाकर, और यह जो नियंत्रण है यह अपने आप में एक करेंसी है और इस करेंसी की बहुत कीमत है। तो जब आप पूंजीवाद से समाजवाद का जो शिफ्ट है, जब आप पैसे को करेंसी बनाने की बजाय पावर को करेंसी बनाते हैं, तो इसलिए समाजवादी तंत्र में उस चीज की कीमत है जो पावर को सिग्निफाई करता है, और ब्लैक मनी पावर को सिग्निफाई करता है। ब्लैक मनी बताता है कि आप 2 में से एक है, या तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास एक्सेस पावर है जिसको कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉ से इम्यूनिटी है, जिस पर कानून लागू नहीं होता, या तो आप बाकी समाज से अलग। जी। आपको लॉ से इम्यूनिटी है, आप बिना टैक्स दिए बच सकते हैं, आप दूसरों से पैसा वसूल सकते हैं, या आपके पास पावर है, आप IAS हैं, आप IPS हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप सचिवालय में काम करते हैं, तो आप पावरफुल पर्सन हैं। तो बाय क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ पावर दे क्रिएट फोकस ऑफ करप्शन and they change the morality of the whole society. The problem lies there that not only the people who are corrupt, everyone wants to be corrupt. क्योंकि आपने क्या किया, संपन्न होने के सारे रास्ते, सारे वैलिड रास्ते आपने बंद कर दिए। तो जब संपन्नता के वैलिड रास्ते बंद हो जाते हैं तो या तो क्राइम का रास्ता खुलता है या करप्शन का रास्ता खुलता है, और जो बिहार की त्रासदी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डिटेल में एक्चुअल साइकी जो है, जो समस्या की जड़ है, वहां तक आप हमको लेकर जाते हैं। और ठीक है,
जो जी रहा है वो तो जी रहा है उस समाज को, पर दूर से देखकर समझने की भी आवश्यकता है और उसको जानने की भी आवश्यकता है। आपने बताया करेंसी पावर, एक करेंसी सर, एक सबसे महंगी जो भारत में या दुनिया में करेंसी है समाजवाद जो देता है वो है फेवर। फेवर इज द बेस्ट करेंसी। काम करा देंगे और काम निकाल लेंगे, वो भी एक करेंसी। आपने बताया कि पूरी सोसाइटी को करप्ट करता है। 1000 यूपीएससी की सीट के लिए, 1000 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट के लिए 40-40 लाख बच्चे अपना 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल बर्बाद करते हैं। होना नहीं है 39,99,000 लोगों का, लेकिन वह मानसिकता वही पहुंच जाती 40 लाख बच्चों। ऐसे समाज भी करप्ट होता है और उसकी प्रोडक्टिव जो हमारी यंग जनरेशन है, एसेट है, वो भी अपना समय बर्बाद करते हैं, निजी बर्बाद करते हैं। तो खैर, आपने बहुत सही तरीके से बताया, दिख भी रहा है समाज में हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं मतलब अब क्या कहूँ कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, और समाजवाद के कितना कितना बड़ा इविल है, कितना प्यार से, मोहब्बत से यह बात जो है हमारे दिमागों में, हमारे समाज में, सब में, जहन में भर दिया गया है। वो आसपास हम जीते हैं, देखते हैं। तो दर्शकों, आपको यह चर्चा कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। सर के फेसबुक पोस्ट का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप जरूर फॉलो करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रार्थ। और अगर ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाना बड़ी आवश्यक है, और इस मानसिकता के बदलाव के लिए यह और आवश्यक लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।